गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं एक टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बन सकता है ये, ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनो तो। एक्चुअली में ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टॉपिक हम देखने वाले हैं इंडिया कॉलोनियल पीरियड से और अभी तक में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं और कैसे ये कॉलोनियल पीरियड के बाद फिर सबसे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ये कैसे बन गई है, हम ये देखने वाले हैं बिल्कुल कॉलोनियल पीरियड से और अब तक में, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड में सब चीज़ें कैसे से चलती थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसने क्या क्या चीज़ें करी। पहले तो बहुत अत्याचार और ये सब कुछ सुन रखा है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी करी हैं उन्होंने, जैसे कि रेलवे को ले आना, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो रेलवे नेटवर्क आया इंडिया के अंदर। ब्रिटिश रूल के अंदर हमारी जीडीपी जो थी वो पीक्ड एट ओनली 7.5%, ठीक है। जब उनका ख़त्म हुआ 1947 में, जब हमारा इंडिपेंडेंस आया तो उस टाइम पे हमारी जीडीपी क्या थी, 7.5% थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो हमारी इकोनॉमी को छोड़ करके गए थे, ठीक है। इन लोगों ने हमारी कंट्री को बाकी की जगहों से, वर्ल्ड से, आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने का साधन दिया हमें, ठीक है। रोड्स बनवाए, टेलीग्राम्स, टेलीफोन्स, कितनी सारी चीज़ें ये लोग लेकर के आए हमारे वहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या हुआ, सैनिटाइजेशन में हेल्प करा, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करा, एजुकेशन सिस्टम हमारा अलग सा था उसको चेंज करा। ये उनको पता नहीं करना चाहिए, नहीं, आई कांट से एनीथिंग, लेकिन हाँ अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके वो ब्रिटिशर्स का ही लाया हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और इससे हमें फ़ायदे तो हो रहे हैं, ठीक है। उन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, वो ऑब्वियसली सारा कुछ खुद के बेनिफिट के लिए करा था, लेकिन उनके जाने के बाद अब हमें उससे काफ़ी सारे से बेनिफिट्स हो रहे हैं। कॉलोनियल पॉलिसी जो थी ब्रिटिश के टाइम पे, सिग्निफिकेंट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड अकर्ड, लीडिंग टू अ मैसिव ड्रेन ऑफ रेवेन्यूज रेदर देन अ सिस्टमेटिक एफर्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। उन लोग का बेसिक पर्पज़ क्या था, वो लोग यहाँ इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। यूरोप में स्टार्टिंग में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए थे जो कि हमारे वहाँ इजीली अवेलेबल थे, तो उन लोगों ने यहाँ पे भी कुछ हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करा और बाकी का क्या करा, यहाँ से भर भर के रॉ मटेरियल्स लेकर के गए अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा करने के लिए। इसीलिए कहते हैं सब लोग कि हमें लूट लिया, हम सोने की चिड़िया थे लेकिन हम लूट गए, ये वो एंड ऑल, ठीक है। समझ आई बात। तो इंडिया उनको एक रॉ मटेरियल का ह्यूज सोर्स मिल गया था और दूसरा उनको परफेक्ट मार्केट मिल गया सेल करने का। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रखा है, रॉ मटेरियल्स वो लेके जा रहे हैं तो सेल भी तो करेंगे ना कहीं रेलेवेंट प्राइस पे, मतलब उनको अच्छे प्राइस में चीज़ें सेल करनी है, उनको अच्छा प्राइस मिले, तो उनको इंडिया एक अच्छा खासा मार्केट भी मिल गया था। हम रॉ मटेरियल, इसीलिए यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि रॉ मटेरियल हम सेल करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, कह लो। और इम्पोर्ट हम किस चीज़ का करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का करते हैं। अब तो चेंज हो गया है, उस टाइम पे करा करते थे हम इम्पोर्ट किस चीज़ का करते थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, और एक्सपोर्ट किस चीज़ का करते थे, रॉ मटेरियल्स का। इंडिगो हो गया, फूड क्रॉप्स के जो हो गए, वीट, राइस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। टी हो गया, तो हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो इकोनॉमी में चेंजेस आए हैं वो क्या क्या आए, और सिर्फ इकोनॉमी में चेंजेस नहीं, इवेंट्स जो आए हैं उस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्राइसिस हो गए और कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। इंडिया जीडीपी वाज जस्ट 2.7 लाख करोड़ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो उसमें बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस भी आए, क्राइसिस भी आया। 1966 में पाकिस्तान चाइना के साथ जो वॉर्स हुए थे, 1981 में जो प्रॉब्लम आई थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रखी थी। और आपको, आपने अगर पढ़ा होगा, पता होगा, पॉलिटी वगैरह पढ़ी होगी आपने, तो उसमें 1985 में एमरजेंसी भी लगी थी। 1991 में तो एक मेजर सी चीज़ हुई थी, ये सबको पता है। रिफॉर्म्स जो हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इंडिया इमर्ज हुआ फिर इकोनॉमिक क्राइसिस से वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, ठीक है। यहाँ पे ग्रोइंग भी लगा लेना, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी। तो क्राइसिस वगैरह है, क्राइसिस से डील कर रहा, चीज़ें करी। और उस टाइम में ना एक और चीज़ चलती थी, चीज़ों को नेशनलाइज करना है। हाँ, एक और चीज़ 1946 में हमारे वहाँ पे अमूल आ रखा था, ठीक है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, तो इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बूस्टअप मिला, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल एक्सपीरियंस।
ऑब्वियसली बात है, अभी कॉलोनियल पीरियड पूरा ख़त्म हुआ है, पूरा ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी को के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रखा था। तो हम इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हम कॉलोनियल पीरियड वाली जो पॉलिसीज़ वगैरह थी हमने वहाँ से ली हैं, ठीक है। उससे पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस्ड हो रखा है हमारा जो भी है ग्रोथ के लिए जो भी, ठीक है। नेशंस ग्रोथ वॉज फ्लरिश्ड बाय स्ट्रैटेजी ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस आया तो हमने हमारे 5 ईयर प्लान्स आप सबने सुने होंगे, तो उसमें क्या क्या थे, एग्रीकल्चर को ग्रो करना है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है ताकि इकोनॉमी थोड़ी और बढ़े, बूस्टअप हो, ठीक है। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह चल रहा था। यहाँ पे जो बात चल रही है 1966, 1981, ये सारे क्रिटिकल से सिचुएशन थे। इस टाइम पे एक और चीज़ हुई थी, हर चीज़ ना नेशनलाइज करी जा रही थी, नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चल रखा था, हर चीज़ को नेशनलाइज किया जा रहा था। गवर्नमेंट को डर था कि कहीं हमारी इकोनॉमी डूब न जाए, वापस से कोई इस पर कब्जा ना कर ले, इसलिए वो मोस्टली चीज़ों को नेशनलाइज कर रही थी। फ्रॉम 50s टू 1991 जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, कंपनीज थी, वो नेशनलाइज हो रखी थी। लाइसेंस चाहिए होता था, पूरा लाइसेंस राज चल रहा था, ठीक है। लाइसेंस चाहिए होता था, लाइसेंस के बिना कोई कंपनी खड़ी नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसीजर्स होते थे। 14 लीडिंग बैंक्स को भी नेशनलाइज करा गया था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे करा गया था ये, ठीक है। द मूव वॉज एम टू इनकरेज बिजनेसेस। ये सब कुछ करने का मेन एम, उनका मोटिव ये था उस टाइम के अकॉर्डिंग कि हमें बिजनेसेस को इनकरेज करना है इन ऑर्डर टू सर्व द नीड्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की जो चीज़ें हम कर सकते हैं, हम उस मतलब बेसिकली इनकरेज करना था, बूस्ट करना था इकोनॉमी को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1960 में क्या हुआ, तो नेबर्स के साथ वॉर हुआ था चाइना पाकिस्तान में। इसने कुछ इकोनॉमिक और सोशल हार्डशिप क्रिएट करे थे पूरी कंट्री के लिए। नेहरू जी की डेथ के बाद और शास्त्री जी की डेथ के बाद, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी वाला टाइम था, उसमें बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस थी जो कि शास्त्री जी ने उनको काफ़ी सही से हैंडल करा। लेकिन उन लोग के जाने के बाद, उन लोग की डेथ के बाद बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और काफ़ी सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रखी थी, ठीक है। और इन सब का रिजल्ट क्या हुआ, इन्फ्लेशन का बढ़ना हो गया, इंडियन रुपी डी वैल्यू भी हुई थी, अगर आपको पता हो उस टाइम पे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी क्या है, कहीं ना कहीं इवेंट्स जो कि इकोनॉमिक जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, उन सबको अफेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ बेसिकली नीचे ला रहे हैं इकोनॉमी को, या फिर कहीं बहुत मतलब 1 या 2% इकोनॉमी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। मेन जो आई बात लिबरलाइजेशन की 1991 के टाइम पे, इस टाइम पे कौन था, नरसिम्हा राव जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और मनमोहन सिंह कौन थे, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। हाँ, तो बेसिकली 1991 में हुआ क्या था जिसकी वजह से ये इतना मेजर सा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ी थी। उससे पहले हुआ था, जो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स हुआ था और गल्फ वॉर भी हुई थी। और हमारा जो सोवियत यूनियन है, हमारा इंडिया का जो सबसे मेजर मार्केट था वो सोवियत यूनियन था, ठीक है। और उसके कोलैप्स होने के बाद और गल्फ वॉर होने के बाद हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आए, ठीक है। हमें लोन की ज़रूरत पड़ी उस टाइम पे, जिसके लोन की ज़रूरत पड़ी तो हमने आईएमएफ को अप्रोच करा कि हमें लोन दे 1.8 बिलियन का। उन्होंने लोन देने से मना बिल्कुल भी नहीं करा, लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस रखे कि आप कुछ चीज़ें करो, उसके बाद हम आपको लोन एकदम दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कुछ रेगुलेशंस चेंज करने होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने होंगे। इसमें से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, बहुत सारे से लाइसेंसेस को कैंसिल कर गया था। अगर किसी को बिजनेस करना है तो वो लाइसेंसेस थोड़े कम कर दो आप, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे हैं उसको कम करो, एंट्री बैरियर्स को हटाओ, मतलब अपने आप को ग्लोबलाइज करो, ठीक है। बाहर से अंदर चीज़ें आने दो, मार्केट्स अपने बढ़ाओ, बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। लिबरलाइजेशन, थोड़ी आज़ाद चीज़ों को आज़ाद करो, प्राइवेटाइज करो, बहुत सारी अभी हमने देखा ना कि एक टाइम पे नेशनलाइजेशन का ट्रेंड चल रहा था, हर चीज़ को नेशनलाइज किया जाता। 14 लीडिंग बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, हर चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा था, कंपनीज़ को थोड़ा आज़ाद छोड़ा जा रहा था ताकि वो खुद से चीज़ें कर सके। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन्स होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे ही ऑलरेडी फंस जाती है उसमें।
तो वो फ्रीली ट्रेडिंग नहीं कर सकती, बिजनेस नहीं चला सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट का काम क्या है बेसिकली, रूल्स रेगुलेशंस बनाना एंड ऑल, और बिजनेस का क्या काम है, बिजनेस करना। तो गवर्नमेंट बिजनेस कर एकदम फ्रीली नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन लाना बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। तो ये अलग टॉपिक अलग वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिफॉर्म्स आए थे, इनका एम क्या था, लिबरलाइज करना इकोनॉमी को, लाइसेंस राज को ख़त्म करना। तो यहाँ पे समझ आई, इतने सारे इवेंट्स देखे, क्राइसिस देखे हमने, नेशनलाइजेशन देखा हमने, और कॉलोनियल पीरियड का देखा। आगे देखते, नेक्स्ट आया ग्रेट रेसेशन। बीच में भी 1999 में भी एक वॉर हो रखी थी, कारगिल वॉर, उसकी तो मूवी भी आ रखी है, सबने देखी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया रेसेशन, ग्रेट रेसेशन 2008 का। इसमें हमारी इकोनॉमी डेफिसिट में गई थी, 6% का, जीडीपी के 6% का डेफिसिट हो रखा था उस टाइम पे, ठीक है। आरबीआई ने मॉनेटरी जो कंडीशंस है उसको ईज कर रखे थे, ठीक है। गवर्नमेंट कंटिन्यूड विद स्टिमुलस इन 2009-10 टू विच लेड टू फिजिकल डेफिसिट टचिंग 6.4। तभी भी 6.4 तक जीडीपी के डेफिसिट चला गया था। जीडीपी मान लो 100% है, तो उसका जो डेफिसिट है 2 से 3% रहे तो ठीक है, लेकिन 6.4% बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेट रिसेशन आने के बाद फिर वापस से इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी एक तरीके से झकझोर देना कहते हैं, जो हमारी लैंग्वेज में यूपी में इसको झकझोर देना कहते हैं, तो वो हुआ, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी भी पूरी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो नॉर्मलाइज किया गया इसको। उसके बाद मेन चीज़ें हुई। उसके बाद आता है कि इंडिया जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बनी। इतनी सारी चीज़ों के बाद ग्लोबल रिसेशन आना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, इतने डेफिसिट्स होना ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी उसके बाद से वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी कैसे, हम वो चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। पहला रीज़न तो इसका ये था कि हमारी कंट्री ऑलरेडी पहले से पुअर थी, तो हमारे पास रिसोर्सेज थे, हम उसको यूटिलाइज कर सकते थे, हम पोटेंशियल जो है उनको कैचअप कर सकते थे, ठीक है। तो हमने वो चीज़ करी। तो एक बेनिफिट तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हमने उसको कैचअप भी करा, कैचअप पोटेंशियल भी हमारे पास। दूसरा रीज़न है डेमोग्राफिक भी अच्छी थी। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी डेमोग्राफी डाउन जा रही थी, मतलब डेमोग्राफी डाउन जाना मतलब कि जो उनकी वर्किंग पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन में आ रही थी। वर्किंग पॉपुलेशन उनकी कम बच्चे, अभी भी उनकी वर्किंग पॉपुलेशन अगर देखें तो कम है, जिसकी वजह से कि आपने अभी सुन भी रखा होगा कि उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, कोलैप्स हो रहे हैं, रेसेशंस आ रहे, इतनी सारी चीज़ें हो रही है। और हमारे पास यही एक फ़ायदा है अभी कि हमारी डेमोग्राफी ज़्यादा है, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, ओल्ड एज और चिल्ड्रंस कम हैं। और बाकी जगह में ओल्ड एज ज़्यादा हैं और चिल्ड्रंस भी ज़्यादा हैं, और जो यंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो इकोनॉमी को जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकती है वो कम है, और हमारे वहाँ वही अभी ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। और जब हमारे नरेंद्र मोदी जी आए तो इन्होंने बड़े सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करे। 2014 में आए थे नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद से चीज़ें हुई, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए थे, जैसे कि क्या क्या जीएसटी का आना, ठीक है। जब वो आए थे तो पावर में आते ही उन्होंने फ्यूल सब्सिडीज स्टार्ट करी थी, जिससे कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने करा था। फ्यूल प्राइसेस उसके बाद फिर फ्लक्चुएट होने लग गई थी काफ़ी, ठीक है। और इसकी वजह से इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आने लग गया, इसके थ्रू नहीं, सब्सिडी से तो इनको नुकसान हो रहा था ऑब्वियसली। इन चीज़ों की वजह से फ्यूल सब्सिडी देने की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ था, लेकिन फिर वहाँ पे जो हमारे लोकल फ्यूल प्राइसेस थे और ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस थे उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ गए, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आ गए, सेम नहीं रह गया था, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारा पैसा जो है फ्रीड अप हो गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे उसको स्पेंड किया जा सके। और पॉलिटिकली ये चीज़ पॉपुलर भी हो गई थी, कीपिंग फ्यूल प्राइसेस लो एंड स्टेबल, लो हो गई थी फ्यूल प्राइसेस और स्टेबल हो गई थी, तो पॉलिटिकली भी एक तरीके से ये बेनिफिशियल था। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन भी करा, और टैक्सेशन जो हॉर्स पॉस टैक्सेशन से बहुत सारे से इस पे टैक्स लग रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है, उन सबको हटा करके उन्होंने एक नॉर्मल टैक्स लिया। कहीं से कुछ टैक्स आ रहे हैं, किसी स्टेट से कहीं से कम आ रहा है, कहीं से ज़्यादा आ रहा है, अलग अलग टैक्सेस आ रहे हैं, उन्होंने सबको हटाया और एक चीज़ को करा, जीएसटी। ऑब्वियसली मोदी जी ने नहीं करा है, जो ये सब चीज़ें करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, उन्होंने करा है, इकोनॉमिस्ट ने नहीं करा है, लेकिन फिर भी उनके पावर में आने के बाद ये चीज़ें हुई हैं। जीएसटी कॉमन टैक्सेशन आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये पूरे हर जगह इंडिया में सेम है, ठीक है। उन्होंने रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी करवाएं, बिजनेस इन्वायरमेंट दिया पूरा का पूरा इंडिया को,
ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ सबसे जो मेन है इकोनॉमी बूस्टर जो है स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा करो इकोनॉमी उतनी ज़्यादा बूस्ट होती है। ये पैसे को क्रिएट मनी क्रिएशन का एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करना, स्पेंडिंग करना, ठीक है। तो इससे अर्बन रूरल एरियाज़ को बेनिफिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स करे थे। आपने सुने होंगे बुलेट ट्रेन के, और इतनी सारी बहुत सारी सी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। वो अगर डिटेल में मैं यहाँ बताने लग गई तो ये मेन चीज़ जो है यहाँ की वो ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो की। तो इन्वेस्टमेंट्स और स्पेंडिंग हुई जो कि और इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने में हेल्प किया। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, इंडिया में सिर्फ नहीं कहा जा रहा है, IMF ने, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों ने एक्सेप्ट करी है इस चीज़ को। उन लोगों ने वो एक्सेप्ट किया, उन लोगों का तो डाटा आता है, तो उसमें से उन लोगों ने बताया कि यस, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है। अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है। सो मेरे सर से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, पसंद आई हो तो लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भी लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।